सभी बच्चों का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्यपुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 4 में। आज के इस सेशन में हम इस अध्याय का छठा एवं अंतिम भाग पढ़ेंगे। इस भाग में बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं हैं, केवल हमने जो अभी तक पढ़ा है, चाहे वो चित्रलेख हो या दंड आलेख हो, इन सबको और आकर्षक तौर पे किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कलात्मक और सौंदर्यात्मक विचार, यानी कि आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक कंसिडरेशन। तो आइए पाठ के अनुसार ही हम इसे पढ़ लेते हैं। पिछले अनुच्छेद में वर्णन किए गए चरणों के अतिरिक्त आंकड़ों को चित्रीय रूप से दर्शाने के लिए कुछ अन्य अधिक कलात्मक और सौंदर्यात्मक पहलुओं पर विचार किया जा सकता है, जिससे वे अधिक प्रभावशाली बन जाएं। जब आंकड़ों को दृश्य के रूप में प्रदर्शित करने के लिए दंड आलेख, चित्रालेख आदि का प्रयोग किया जाता है, तब यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन आंकड़ों को इच्छित स्थान पर उचित प्रकार से रखा जाए। उदाहरण के तौर पे जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि यह कार्य उपयुक्त पैमाना चुनकर किया जाता है कि एक इकाई बराबर कितनी संख्या होगी। यह भी वांछनीय है कि आंकड़े दिखने में आकर्षक और सरलता से समझने योग्य हों। हम इस तरह से उसे प्रेजेंट करें कि जिससे उसे देखने वाला उससे दी जाने वाली सूचना को आसानी से समझ सके। आइए एक उदाहरण पर विचार करें। यहाँ एक सारणी दी जा रही है जिसमें प्रत्येक महाद्वीप यानी कि महादेश, जिसे हम कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, के सबसे ऊंचे पर्वत के नाम के साथ उसकी संगत ऊंचाई मीटर में दी गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे महाद्वीपों के नाम दिखाए गए हैं ऊपर में, और यहाँ सबसे ऊंचे पर्वत और उसकी ऊंचाई क्या है ये दिखाया गया है। तो सबसे पहले एशिया में जो सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है वह है एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो एकोंकागुआ है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 6,962 मीटर है। इसी तरह से बाकी जो महाद्वीप हैं उन सबके सबसे ऊंची चोटियों के नाम और उनकी ऊंचाई कितनी है मीटर में दी गई है। अब इस तालिका को देखने के बाद, इस सारणी को देखने के बाद, माउंट एवरेस्ट माउंट कोसियुस्को से कितना ऊंचा है, क्या माउंट देनाली और माउंट किलिमंजारो की ऊंचाइयों में बहुत अधिक अंतर है, इन तथ्यों को संख्याओं की सारणी से देखना इतना सरल नहीं है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, हम संख्याओं की इस सारणी को एक दंड आलेख के रूप में भी दर्शा सकते हैं, जैसा कि आपको अगले पृष्ठ यानी कि 102 पर दर्शाया गया है। यहाँ प्रत्येक मान को एक क्षैतिज दंड के रूप में प्रदर्शित किया गया है। क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, बाएं से दाएं की ओर। ये स्वयं के द्वारा निरूपित संख्याओं के अनुसार लंबे या छोटे हैं। जैसा डाटा है उसके अकॉर्डिंग ये लंबा या छोटा है। इनसे एक ही दृष्टि में इन पर्वतों की ऊंचाइयों की तुलना करना सरल हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महादेश हैं उनके नाम और उनकी जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं उनके नाम दिए गए हैं, और यहाँ पे उनकी ऊंचाई दी गई है। यह इसे जो है एक क्षैतिज बार ग्राफ के तौर पे दिखाया गया, हॉरिजॉन्टल में दिखाया गया है। यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी क्या है, एवरेस्ट है, क्योंकि इसका बार जो है सबसे ऊंचा है। इसी प्रकार ये क्रम में दिया गया है, और सबसे छोटी जो चोटी है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की कोसियुस्को है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी ग्राफ को हम क्षैतिज रूप से ना दिखा करके ऊर्ध्वाधर दिखाएं, क्योंकि ये ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है, तो ऊंचाई दिखाने के लिए अगर हम इसे इस तरह से रखें नीचे से ऊपर की ओर, तो हॉरिजॉन्टल ना दिखा के अगर हम इस बार ग्राफ को वर्टिकल दिखाएं तो ज़्यादा आकर्षक लगेगा। ये दंड ऊंचाइयां दर्शाते हैं
अतः इस चित्र को इस प्रकार घुमाया जाए कि ये दंड पर्वत ऊर्ध्वाधर हो जाएं, यानी कि इस तरह से हो जाएं। इस तरह ये दंड पर्वत अधिक ध्यानकर्षित एवं समझने में सरल होंगे। ऊर्ध्वाधर दंडों वाला दंड आलेख स्तंभ आलेख या कॉलम ग्राफ भी कहलाता है। और स्तंभ में जो खंभे हैं, ये जो खंभे दिए गए हैं वो पिलर्स हैं जिन्हें आप किसी भवन में छत को टिकाए रखते हुए देख सकते हैं। उसी ग्राफ को जब इस प्रकार चेंज कर दिया गया, घुमा दिया गया, यानी कि इसे जो है अब स्तंभ आलेख के तौर पे दिखाया जा रहा है, वर्टिकली दिखाया जा रहा है, ऊर्ध्वाधर भी आप कह सकते हैं, तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक लग रहा है, ज़्यादा समझ में आ रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर तरीके से आसानी से इसे समझा जा सकता है, क्योंकि इससे जो है ऊंचाइयों को दर्शाया जा रहा है। अगर हम उसे इस प्रकार दिखाएंगे, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर दिखाएंगे, तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक और समझ में आने वाला लगेगा। सामान्यतः आंकड़ों को चित्रीय रूप में दर्शाना अधिक सहज एवं विचारोत्तेजक है। जिन ऊंचाइयों को भूमि तल से ऊपर की ओर मापा जाता है उन्हें ऊर्ध्वाधर दंडों या स्तंभों द्वारा दर्शाना अधिक उपयुक्त है। इसी प्रकार वे लंबाइयां जो भूमि के समांतर, उदाहरण के तौर पे पृथ्वी पर किन्हीं स्थानों के मध्य अगर दूरियों को दिखाना है, उन्हें प्रायः क्षैतिज दंडों वाले दंड आलेखों से दर्शाना अधिक उपयुक्त होगा। यानी कि उसके लिए आप हॉरिजॉन्टल ग्राफ बना सकते हैं और ऊंचाई वगैरह को दिखाने के लिए आप वर्टिकल ग्राफ बना सकते हैं नीचे से ऊपर की ओर। आगे यहाँ पे पेज नंबर 103 है, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, यदि आप अपने विद्यालय की प्रत्येक कक्षा के सबसे लंबे बच्चों की लंबाइयों के आंकड़ों को चित्रीय रूप से दर्शाना चाहते हैं तो क्या आप क्षैतिज दंडों वाले आलेख का उपयोग करना चाहेंगे या ऊर्ध्वाधर दंडों वाले आलेख का? क्यों? तो चूंकि लंबाई दिखाना है तो इसे हम ऊर्ध्वाधर दिखाएंगे, वर्टिकल नीचे से ऊपर की ओर दिखाएंगे, ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, अपने विद्यालय की प्रत्येक कक्षा के सबसे लंबे बच्चों की लंबाइयों को दर्शाने के लिए हम ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल दंडों वाले आलेख का उपयोग करेंगे, यानी कि कॉलम ग्राफ का हम उपयोग करेंगे, जिसे स्तंभ ग्राफ भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, यदि आप प्रत्येक महाद्वीप में सबसे लंबी नदियों और उनकी लंबाइयों की एक सारणी बना रहे हैं तो आप ऊर्ध्वाधर दंडों वाले या क्षैतिज दंडों वाले दंड आलेख में से किसको प्राथमिकता देंगे और क्यों? इस सूचना को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए तथा फिर संगत सारणी और दंड आलेख बनाइए। किस महाद्वीप में सबसे लंबी नदियां हैं? तो बच्चों इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि यदि हम प्रत्येक महाद्वीप में सबसे लंबी नदियों और उनकी लंबाइयों की एक सारणी बना रहे हैं तो हम क्षैतिज दंडों वाले, यानी कि इस प्रकार का जो ग्राफ होगा, इस तरह से क्षैतिज दंडों वाले दंड आलेख को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि यहाँ दूरियां समतल पृष्ठों पर मापी जाती हैं। और अगर ये सूचना हमें मिल जाए तो कौन कौन से महादेश में कौन कौन सी नदियां हैं और कितनी लंबी हैं, तो उसके आधार पे हम इससे एक क्षैतिज जो बार ग्राफ है वो बना सकते हैं। आपने ऑलरेडी सीख लिया है, अगर डेटा मिलता है कहीं से तो आप उसको आराम से बना सकते हैं। और आगे है इन्फोग्राफिक्स। जब दंड आलेखों जैसे कि आंकड़ों के चित्रीयकरणों को अधिक विस्तृत, कलात्मक और चित्रीय कल्पना के साथ और अधिक सुंदर बना दिया जाता है तो ये सूचना जो है ग्राफिक्स या इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स या संक्षेप में इन्फोग्राफिक्स कहलाती है। इन्फोग्राफिक्स का उद्देश्य आकर्षक दृश्यों का उपयोग करके सूचना को और अधिक स्पष्ट और शीघ्रता से आकर्षक तरीके से संप्रेषित करना है। उदाहरण के तौर पे हमें जो प्रत्येक महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वतों की सूची दी गई थी उसे ही लेंगे। हमने पर्वतों को और अधिक सूचनीय बनाने के लिए क्षैतिज के स्थान पर ऊर्ध्वाधर दंडों का प्रयोग किया, परंतु हम आयत के स्थान पर त्रिभुज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले इस डेटा को दिखाने के लिए
प्रत्येक महाद्वीप के सबसे ऊंचे चोटियों को दिखाने के लिए सबसे पहले क्षैतिज बार ग्राफ बनाया गया। फिर हमें ये समझ में आया कि इसे और बेहतर तरीके से दिखाने के लिए इसे जो है हम ऊर्ध्वाधर बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे एक और तरीका है इसको और बेहतर तरीके से दिखाने के लिए। यहाँ पे जो दंड हैं वो आयताकार दिख रहे हैं इस तरह से। अगर इनके जगह हम त्रिभुजाकार रखें तो ये ज़्यादा आकर्षित मुझे लगेगा और ज़्यादा ऑथेंटिक भी लगेगा। चलिए तो आगे है यहाँ पे कि यह इन्फोग्राफिक प्रथम दृष्टि में अधिक आकर्षक और सुझावित दिखाई देता प्रतीत हो सकता है, वहीं इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी हो सकती हैं। पहले दंड आलेख का हमारा लक्ष्य विभिन्न पर्वतों की ऊंचाइयों को उपयुक्त ऊंचाइयों के दंडों के माध्यम से दर्शाया है, परंतु इन दंडों की चौड़ाइयाँ समान होनी चाहिए। समान चौड़ाइयों का उपयोग करने का उद्देश्य केवल यह स्पष्ट करना था कि हम केवल ऊंचाइयों की तुलना कर रहे हैं, परंतु इस इन्फोग्राफिक में ऊंचे त्रिभुज चौड़े भी अधिक हैं। क्यों? ऊंचे पर्वत सदैव चौड़े होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जितना ऊंचा त्रिभुज है उतना ही इसकी चौड़ाई ज़्यादा है ना। इससे एक कन्फ्यूज़न भी पैदा हो सकता है कि ये ऊंचा भी है और चौड़ा भी है, लेकिन ये सिर्फ जो डेटा दिया गया है वो सिर्फ ऊंचाई का है, चौड़ाई का तो यहाँ पे कोई डेटा है नहीं। तो यहाँ पे एक तरह से कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो सकता है। यह इन्फोग्राफिक एक अतिरिक्त सूचना भी दे रहा है जो भ्रामक हो सकती है या गलत भी हो सकती है। अकस्मात कभी कभी अधिक आकर्षक चित्र सूचना के स्तर पर भ्रामक भी कर सकते हैं। इन विचारों को और आगे बढ़ाते हुए तथा आलेख को चित्रीय रूप से और अधिक उत्प्रेरक और सांकेतिक बनाने के लिए हम इन पर्वतों के आकारों में और अधिक परिवर्तन कर सकते हैं ताकि वे और पर्वतों जैसे दिखें। इसके साथ ही ऊंचाइयों को वही रखते हुए अन्य विवरण भी जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे अगले पृष्ठ में आ रहा है, हम एक काल्पनिक पर्वत श्रृंखला की रचना कर सकते हैं जिसमें ये सभी पर्वत सम्मिलित हों। तो आप अगले पृष्ठ पर दिया गया एक इन्फोग्राफिक समान चौड़ाई वाले आयताकार स्तंभों वाले दंड आलेख से उत्तम है। इसे देख के आप बताएं, ये पर्वत अधिक वास्तविक प्रतीत होते हैं, परंतु क्या यह चित्र सही है? यहाँ पे देखिए उदाहरण के तौर पे एवरेस्ट जो है एल्ब्रस की तुलना में दुगना लंबा प्रतीत होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसे और काल्पनिक पर्वत के तौर पर दिखाया गया है। यहाँ पे देख के हम समझ सकते हैं कि सबसे जो छोटी चोटी है, सबसे कम ऊंचाई वाली है, वो ऑस्ट्रेलिया की कोसियुस्को है और इसकी ऊंचाई जो है 2228 मीटर है। और वहीं सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो एवरेस्ट है जो कि एशिया में है और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। इसमें भी एक समस्या है, जैसे यहाँ पे आप देखिए एल्ब्रस जो यूरोप में है इसकी ऊंचाई है 5642 मीटर और एवरेस्ट को अगर आप देखें तो जस्ट इसका डबल मालूम पड़ता है, जबकि इसका अगर डबल करेंगे तो वो लगभग 11,000 से ऊपर आएगा। हालांकि यहाँ पे एवरेस्ट की ऊंचाई केवल 8,848 मीटर है और ये ऑलमोस्ट इसका डबल दिख रहा है। तो यहाँ पे भी थोड़ी समस्या हो सकती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एल्ब्रस चोटी जो यूरोप में है 5,642 मीटर ऊंची है, इसका अगर डबल कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 11,284 मीटर आ जाएगा, जबकि यहाँ पे जो एवरेस्ट है वो केवल 8,848 मीटर है और उसका डबल प्रतीत हो रहा है। आंकड़ों को दृश्य रूप से आकर्षक रूप से प्रस्तुत करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए कि जो चित्र हम प्रदर्शित कर रहे हैं कहीं वे हमें तथ्यों के विषय में गलत जानकारी तो प्रदान नहीं कर रहे हैं। सामान्यतः इन्फोग्राफिक्स को बनाते या पढ़ते समय सावधानी रखना महत्वपूर्ण है ताकि हम अपने वांछित श्रोताओं को भ्रमित नहीं करें और ना ही स्वयं भ्रमित हों। और इस तरह से यहाँ पे ये चैप्टर जो है
हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।